ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ज़मीन के बहुत नीचे बनी हुई थी, मोटे मोटे कंक्रीट के दीवारों से प्रोटेक्टेड और हर एक कोने पर आर्म सोल्जर। इस फैसिलिटी का एक भी कंप्यूटर कभी इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं था, यानी कि अंदर घुसना बिल्कुल इम्पॉसिबल। फिर भी इस जगह पर अचानक 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज एक एक करके फेल होने लगी। ना कोई ब्लास्ट हुआ, ना ही कोई मिसाइल गिरा और ना ही कोई सोल्जर अंदर घुसा। सिर्फ एक मालवेयर की वजह से ये पूरा फेलियर हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मालवेयर अंदर घुसा कैसे बिना इंटरनेट के, और वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर। जून 2010 मिन्स बेलारूस के वायरस ब्लॉकेट के एक रिसर्चर सरगे उलैसिन अपने डेस्क पर बैठे थे जब एक अजीब सा कंप्लेन आया। एक ईरानियन क्लाइंट का कंप्यूटर बार बार क्रैश हो रहा था, रीस्टार्ट हो रहा था और फिर से क्रैश हो जा रहा था और फिर से रीस्टार्ट हो जा रहा था। मतलब कि ये लूप कंटिन्यू चल रहा था। सर्गी और उनके कलीग ओलेग ने क्लाइंट की भेजे हुए क्रैश फाइल का डिटेल में एनालिसिस शुरू किया। जैसे जैसे वो सिस्टम के अंदर गए, उन्हें समझ आने लगा कि विंडोज़ के बिल्कुल कोर के अंदर कुछ गलत चल रहा है। एनालिसिस में पता चला कि एक MRX CLS.SYS नाम का ड्राइवर सिस्टम के बूट होते ही एक्टिवेट हो जाता था, और ये ड्राइवर डिजिटली साइन था, और वो भी रियलटेक और जेम माइक्रोन जैसे फेमस कंपनी के असली सर्टिफिकेट से। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी, तब सारी चीज़ें और क्लियर होती गई। ये कोई रैंडम हैकिंग या फिर इंटरनेट प्रैंक नहीं था, ये एक सोचा समझा बिल्कुल प्रिसाइज साइबर अटैक था जिसका सीधा टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। नतांज ईरान का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो ज़मीन के काफ़ी नीचे बनाई गई है ताकि बॉम्ब और एयर स्ट्राइक से बची रहे। नतांज में यूरेनियम एनरिच करने के लिए IR-1 सेंट्रीफ्यूज का यूज़ होता था, जिसके लिए स्पेसिफिकली सीमेन स्टेप 7 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती थी। जब एक्सपर्ट ने स्टक्सनेट के कोड को ध्यान से देखा, यानी कि मालवेयर के कोड को, तो उन्हें एक शॉकिंग बात समझ में आया। ये मालवेयर किसी भी फैक्ट्री या फिर प्लांट के लिए नहीं बना था, ये सिर्फ और सिर्फ नतांज जैसे सेटअप के लिए लिखा गया था। कोड पहले चेक करता था कि सिस्टम में सीमन का वही कंट्रोलर लगा है जो नतांज में यूज़ होता है। फिर ये भी वेरीफाई करता था कि मशीन का अरेंजमेंट बिल्कुल नतांज जैसा हो। इसका मतलब ये था कि अटैकर को फैसिलिटी के अंदर तक का डिटेल पता था। उन्हें ये भी मालूम था कि कौन सा मशीन लगा है, कैसे कनेक्टेड है और कौन से पैरामीटर पे काम करता है। इतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी मिल सकता है जब या तो आपके पास कोई इनसाइडर एक्सेस हो या फिर आपने कहीं और उस फैसिलिटी का एग्जैक्ट कॉपी बनाकर मालवेयर टेस्ट किया हो। और ये काम सिर्फ नेशन या फिर स्टेट लेवल पावर ही कर सकती है। इसी वजह से स्टक्सनेट को अक्सर ऑपरेशन ओलंपिक गेम से जोड़ा जाता है, जिसे US और इजराइल की जॉइंट प्लानिंग माना जाता है। स्टक्सनेट का सबसे डेंजरस हिस्सा ये था कि उसने मशीन को सीधा तोड़ने की कोशिश नहीं की। IR-1 सेंट्रीफ्यूज एक बहुत ही डेलिकेट मशीन होता है, एक एल्यूमिनियम रोटर जो बहुत ही हाई स्पीड पर घूमता है। एल्यूमिनियम की एक लिमिट होती है, अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो मेटल स्ट्रेच होता है और कमज़ोर पड़ता है और टूट सकता है। मालवेयर ने मोटर को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को टारगेट किया जो मशीन की स्पीड को डिसाइड करता था। अटैक बिल्कुल स्लो और प्लान्ड था। पहले फेज़ में सेंट्रीफ्यूज की स्पीड को उसकी नॉर्मल लिमिट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये स्पीड इतना ज़्यादा था कि मशीन एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाता था। ये फेज़ थोड़ी देर चलता था, इतना कि मशीन के अंदर छोटे छोटे क्रैक और डैमेज शुरू हो जाएं। उसके बाद सिस्टम को नॉर्मल स्पीड पे ला दिया जाता था। फिर कुछ देर के बाद मालवेयर दूसरा फेज़ स्टार्ट करता था। इस बार मशीन की स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया जाता था, ऑलमोस्ट बंद होने के लेवल तक। इसका रिजल्ट ये होता था कि मशीन वायलेंटली हिलने लगता था, बेरिंग टूट जाती थी, सेंट्रीफ्यूज परमानेंटली डैमेज हो जाता था। और सबसे खतरनाक बात यह था कि ये डैमेज बिल्कुल नेचुरल फेलियर जैसा लगता था। ईरानी इंजीनियर को लगता था कि मशीन डिफेक्टिव है या तो मैन्युफैक्चर में प्रॉब्लम है। वो सेंट्रीफ्यूज को रिप्लेस कर देते थे, रिपेयर करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ जाता था। स्टक्सनेट का अटैक सिर्फ मशीन तोड़ने तक लिमिटेड नहीं था, उसने इंसानों को भी अंधा कर दिया था ताकि कोई इंजीनियर या फिर सेफ्टी सिस्टम बीच में अटैक को रोक ना सके। मालवेयर ने एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यूज़ किया था जिसे रिप्ले अटैक कहा जाता है। नतांज जैसे न्यूक्लियर प्लांट में हर एक चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे स्काडा सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर को बताता है कि मशीन कैसा चल रहा है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो, स्पीड लिमिट क्रॉस हो जाए या कोई डैमेज हो तो तुरंत अलार्म बज जाता है। स्टक्सनेट ने सबसे पहले इस सिस्टम को समझा। अटैक शुरू करने से पहले मालवेयर बिल्कुल शांत रहता था। इस फेज़ में वो सिर्फ ऑब्जर्व करता था।
वो 21 सेकेंड तक सेंट्रीफ्यूज का नॉर्मल डेटा रिकॉर्ड करता था, मतलब मशीन जब परफेक्टली चल रहा होता था। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जैसे ही स्टक्सनेट सेंट्रीफ्यूज को डैमेज करना स्टार्ट करता था, जैसे ही उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, इसके साथ ही वो एक और काम करता था। उसने रियल सेंसर और कंट्रोल रूम के बीच का लिंक तोड़ दिया। मतलब जो डेटा मशीन से आ रहा था वो कंट्रोल रूम तक पहुंच ही नहीं रहा था। इसकी जगह पर मालवेयर ने वही पुराना 21 सेकेंड का नॉर्मल डेटा रिपीट करना शुरू कर दिया, एक लूप में बार बार। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर को स्क्रीन पर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता था, बट अंदर ही अंदर मालवेयर सेंट्रीफ्यूज को डैमेज कर रहा था। प्लस इसके कोड के अंदर एक स्ट्रेंज नंबर भी मिला था, 19790509। ये नंबर कोड में बार बार आ रहा था। आमतौर पर ऐसे नंबर रैंडम होते हैं, लेकिन रिसर्चर ने जब इस नंबर को डिकोड करने की कोशिश की तो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई। इस नंबर को अगर डेट के फॉर्म में देखा जाए तो ये बनता है 9 मई 1979। ये वही दिन था जब हबीबी अल गहानियन, एक वेल नोन ईरानियन जूइश बिजनेसमैन को ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया था। स्टक्सनेट की पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और शॉकिंग बात ये थी कि ये मालवेयर वहाँ पहुँचा कैसे, जहाँ पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। जिस जगह को टारगेट किया गया था, नातांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ये एक हाईली सिक्योर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जो ज़मीन के काफ़ी नीचे बनी हुई थी, मिसाइल से प्रोटेक्टेड थी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटरनेट से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी। डच न्यूज़पेपर दी वोल्केसैन की इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कहानी को एक नया शेप दे दिया। इस मिशन का एक इम्पॉर्टेंट नाम था एरिक वॉन सेबेन। एरिक वॉन सेबेन एक 36 साल का डच इंजीनियर था। उसे 2005 के आसपास डच इंटेलिजेंस एजेंसी AIVD में रिक्रूट किया गया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट CIA और इसराइल के मोसाद के कहने पर हुई थी। वॉन सेबेन इस काम के लिए परफेक्ट था। उसकी वाइफ ईरानियन थी, इसी वजह से उसका ईरान आना जाना बिल्कुल नॉर्मल लगता था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉन सेबेन ने सिर्फ USB लगाने का काम नहीं किया। 2007 के आसपास उसने नतांज फैसिलिटी के अंदर कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में मदद की थी। इसमें एक वाटर पंप भी शामिल था। ये इक्विपमेंट ही एक तरह का ट्रोजन हॉर्स था, जिसके थ्रू स्टक्सनेट का पहला वर्जन फैसिलिटी के अंदर पहुंच गया। 2009 में एरिक वॉन सेबेन दुबई में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारे गए। ये एक्सीडेंट स्टक्सनेट की मेजर डैमेज फेज के सिर्फ 2 हफ्ते बाद हुआ। अब आता है मेन क्वेश्चन, आखिर ये अटैक किसने करवाया? माना जाता है इजराइल का एक लॉन्ग स्टैंडिंग रूल है जिसे बिगिन डॉक्टरीन कहते हैं। इस रूल के हिसाब से मिडिल ईस्ट में इजराइल का कोई भी दुश्मन न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं कर सकता है। 1981 में इराक का औसरिक रिएक्टर पर बॉम्बिंग इसी रूल का रिजल्ट है। पर नतांज औसरिक जैसा सिंपल टारगेट नहीं था, वो ज़मीन के अंदर था, अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था। इसीलिए ऑपरेशन ओलंपिक गेम को 2006 में प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने अप्रूव किया और बाद में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसे और तेज कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस अटैक के बाद ईरानी न्यूक्लियर 2 से 3 साल पीछे चली गई। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।